नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मंथन द लर्निंग पाथ। दोस्तों, इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किस तरह से चार अवस्थाओं में होकर के होता है, किस तरह से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया, क्या उसकी विशेषताएं बताई और किस तरह से अपने गुणों के साथ संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ा, किस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया से लेकर के और औपचारिक चिंतन तक एक बच्चा अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। दोस्तों, अब हम लोगों को आगे जे.एस. ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ना है, लेकिन इसके पहले पियाजे जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसको हम लोगों को जानना आवश्यक है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वो चीजें क्या हैं। पुनः उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि जे.एस. ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। आइए देखते हैं। हम लोगों को देखना है पियाजे महोदय के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या कुछ ऐसा है टेक्निकल जो पढ़ने योग्य है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ी, उनकी विशेषताओं को आप लोगों ने पढ़ा। तो इन्होंने दो चीजें बताई थी, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझते हैं कि कैसे हुआ था। इन्होंने बताया नंबर 1 कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो असतत होता है। क्या बताया इन्होंने? डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूटी होती है उसमें, एक चीज इन्होंने बताई, यानी इन्होंने बताया कि खंड में होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो क्या होता है? खंड में होता है। एक चीज इन्होंने बताई, असतत बताया। और दूसरी चीज जो इन्होंने बताई दोस्तों, वो बताई कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो गुणात्मक रूप में, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रूप में क्या होता है? अलग होता है। किसमें? एक शिशु से एक वयस्क में। ठीक है, एक चीज इन्होंने बताई। और दूसरा बताया कि मात्रात्मक रूप से समान होता है। एक शिशु से वयस्क में अगर देखा जाए संज्ञानात्मक विकास दोस्तों, तो मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिव रूप में क्या होता है दोस्तों? समान होता है। और क्वालिटेटिव रूप में क्या होता है? अंतर होता है, अलग होता है, डिफर होता है। ये दो चीजें इन्होंने बताई। कैसे होता है दोस्तों? इससे संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने समझा, हमको लगा कि यहाँ पे इसकी चर्चा कर देनी चाहिए थी। तो असतत का मतलब होता है जो सतत ना हो, डिसकंटिन्यू हो, जो खंड में हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि उन्होंने कितनी अवस्थाएं बांटी हैं? चार अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं, और इन अवस्थाओं को उन्होंने परिभाषित किया है किस आधार पर? उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के अंतर के आधार पर। यानी उनके कहने का मतलब था कि एक अवस्था जो है वो एक किसी विशेष गुण के नाते जानी जाती है और दूसरी अवस्था किसी विशेष गुण के नाते जानी जाती है। अर्थात हर गुण की अवस्थाएं अलग अलग हैं। एक समय आने पर एक अवस्था में एक गुण दिखता है, नहीं दिखता है, और दूसरी अवस्था में वो गुण दिखता है। अर्थात इन्होंने पहले ही संज्ञानात्मक विकास को खंड बना रखा है, खंड में बांट दिया है। इस आधार पर इन्होंने कहा है कि विकास जो है वो असतत होता है। यद्यपि इन्होंने सतत भी बताया है। किस रूप में बताया है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने सतत भी बताया है। सतत क्या बताया है इन्होंने? सतत तब बताया है इन्होंने कि जब एक ही अवस्था की बात इन्होंने की है। इसको थोड़ा सा मैनुअल चीजें हैं, समझ लीजिए। यहां असतत इन्होंने बताया कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो विकास करता है तो असतत है। और सतत कैसे है दोस्तों? कि जब एक ही अवस्था में
जैसे मान लीजिए कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप ले लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब तक है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो है 7 साल से 11 साल तक। तो उनके कहने का मतलब था कि 7 साल से 11 साल तक यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जब विकास होता है तो वो निरंतर आगे बढ़ता जाता है, वहां बीच में रुकावट नहीं होती है, वहां बीच में किसी भी प्रकार का खंड नहीं होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा यानी सतत हो जाएगा। लेकिन वही जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है विकास, तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? असतत हो जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि किसने विकास को खंड के रूप में बताया है, किसने विकास को असतत रूप में बताया है। तो यहाँ पे पियाजे महोदय की बात आ जाएगी, क्योंकि वहां पे परिपेक्ष होगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था, यानी पूरी शैशवावस्था से किशोरावस्था की बात वहां पे की जाएगी, इसलिए वहां पे असतत की बात की जाएगी। ठीक है, यद्यपि उन्होंने सतत की बात की है, लेकिन वो किसी एक विशेष पर्टिकुलर एक अवस्था की बात उन्होंने की है। यहां पे ये असतत हो गया, क्लियर हो गया। दूसरी बात जो है दोस्तों, गुणात्मक और मात्रात्मक की बात की है कि गुणात्मक रूप से उन्होंने कहा, क्वालिटेटिव रूप से उन्होंने कहा कि क्या है? अलग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है? अलग है। गुणात्मक रूप में शिशु और वयस्क का संज्ञानात्मक विकास या शिशु और वयस्क के चिंतन करने की जो स्थिति है, जो चिंतन है, वो गुणात्मक रूप से अलग है और मात्रात्मक रूप से क्या है दोस्तों? समान है। क्या समान है? संज्ञानात्मक विकास अथवा चिंतन करने का तरीका। गुणात्मक रूप से, एक बार फिर से सुन लीजिए, गुणात्मक रूप से अलग है और मात्रात्मक रूप से समान है। कैसे है दोस्तों? दोस्तों, जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जब आपने पढ़ी और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब आपने प्रवेश किया, तो आपने देखा कि एक अवस्था दूसरी अवस्था से एक तो गुणों के आधार पर बांटा गया है, और एक अवस्था में बच्चे का उम्र जो है, बच्चे की आयु जो है वो कम है, वो कभी शिशु था और कभी वही बच्चा जो है वो किशोरावस्था में पहुंच करके वयस्क होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में शिशु के जो चिंतन का आधार था, जो चिंतन का तरीका था, वो तरीका किशोर की चिंतन करने के तरीके से अलग हो गया। वो कैसे? कि पहले उसमें पलटावी गुण नहीं था, बाद में उसमें पलटावी गुण आया, पहले उसमें क्रमबद्धता नहीं थी, बाद में उसमें क्रमबद्धता आ गई। तो इस तरह से नई नई चीजें, नए नए गुण उसमें आते गए। इस आधार पर कहा जाता है कि एक शिशु जो है एक वयस्क से गुण के आधार पर गुणात्मक रूप में चिंतन में अंतर रखता है। और मात्रा की बात जहां तक की जाए दोस्तों, तो मात्रा में एक शिशु जितना सोचता है, एक वयस्क जितना सोचता है, उतना ही एक शिशु भी सोचता है, यद्यपि उसके सोचने के तरीके, उसका सोचने का तरीका जो होता है वो अक्रमबद्ध होता है, अपरिपक्व होता है और व्यवस्थित नहीं होता है, अव्यवस्थित होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है। तो इस आधार पर कहा गया कि शिशु और वयस्क के चिंतन करने के तरीके गुणात्मक रूप से असमान है, अलग अलग हैं और मात्रात्मक रूप से एक है। जैसे इसको शब्दों में अगर हम कहें कि क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन कैसे बनाता है, वहां पे दे दिया जाता है दोस्तों कि पियाजे महोदय के आधार पर, पियाजे के या जीन पियाजे के आधार पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर एक शिशु का एक वयस्क से चिंतन, स्पेस दे दिया जाएगा, ब्लैंक दे दिया जाएगा और किया जाएगा कि इस आधार पर अंतर है या इस आधार पर समानता है। तो वहां पे दो शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे आकार और प्रकार दे दिया जाएगा, आकार और किस्म दे दिया जाएगा। तो वहां पर जो गुणात्मक शब्द होंगे, आप उसको वाक्य में प्रयोग करके अगर आप देखते हैं तो इस तरह से वो पता चल जाता है कि कौन से शब्द गुणात्मक है और कौन से शब्द मात्रात्मक है।
अगर मात्रा की बात आती है, यानी जिन चीजों को आप नाप सकते हैं, वहां मात्रा की बात आ सकती है। जिनको आप मीटर में, किलोग्राम में या इस तरह से माप सकते हैं, वो मात्रात्मक। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पे शब्द ऐसे होंगे कि जिनको आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें मात्रात्मक कौन है और कौन गुणात्मक है। तो वहां पे आप वाक्य प्रयोग करके अगर आप देखेंगे तो चीजें स्पष्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। इस तरह से ये आपने समझा कि पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को असतत बताया है। सतत किस परिस्थिति में बताया है वो भी आपने देखा कि जब पर्टिकुलर विशेष अवस्था की बात की जाएगी, एक अवस्था की बात की जाएगी, तो उस अवस्था के अंतर्गत विकास जो है वो कंटिन्यू होगा, वो निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और जब आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तब वहां पे वो असतत हो जाता है, क्योंकि बीच में उनके गुणों के आधार पर, उनकी सीखने की क्षमता के आधार पर उसको अलग कर दिया जाता है और दूसरी अवस्था में वो प्रवेश करता है। तो अलग गुण के और अलग क्षमता, अलग परिपक्वता के आधार पर वो अपनी अलग अवस्था में, अगली अवस्था में चला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा असतत और गुणात्मक और मात्रात्मक आपने देख लिया। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि J.S. ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या कहा था, किस तरह से उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझा जा सकता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं J.S. ब्रूनर को, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। J.S. ब्रूनर। J.S. ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या कहा उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत में? दोस्तों J.S. ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे महोदय के विकासात्मक सिद्धांत से और उन्नत बनाने का प्रयास किया अपने सिद्धांत को। इनके सिद्धांत को कहीं कहीं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में इनके सिद्धांत को देखा जाता है। इन्होंने अपने विकासात्मक सिद्धांत में बताया, दो प्रश्न इनके सामने थे दोस्तों। वो दो प्रश्न कौन से थे? इन्होंने प्रश्न किया कि शिशु जो होता है, शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, किस प्रकार व्यक्त करता है। एक प्रश्न ये था इनके सामने। और दूसरा प्रश्न जो था दोस्तों कि शिशु और बालक किस प्रकार मानसिक चिंतन करते हैं, मानसिक चिंतन करते हैं। ये दो प्रश्न था दोस्तों उनके सामने। इसी दोनों प्रश्नों के व्याख्या में उन्होंने अपने सिद्धांत को परिभाषित करने का, अपने सिद्धांत को बताने का प्रयास किया। कैसे उन्होंने बताने का प्रयास किया और क्या बताया? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि एक जो शिशु होता है, जो बच्चे होते हैं, वो तीन तरह से अपनी अनुभूतियों को बताते हैं। अपनी अनुभूतियों का प्रदर्शन वो तीन तरह से करते हैं। कैसे बताया उन्होंने? उन्होंने कहा दोस्तों कि सबसे पहले तो सक्रियता, इनएक्टिव,
दूसरा उन्होंने बताया दृश्य प्रतिमा। क्या बताया दोस्तों? दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक। और तीसरा उन्होंने बताया दोस्तों सांकेतिक। क्या बताया? सांकेतिक, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक, ये 3 तरीका उन्होंने बताया दोस्तों। किस चीज का? शिशु के द्वारा अपनी अनुभूतियों के प्रदर्शन का। ये 3 तरीका उन्होंने बताया। पहला सक्रियता, दूसरा दृश्य प्रतिमा, तीसरा सांकेतिक। और इसकी एज भी उन्होंने निर्धारित की। इसको इन्होंने बताया कि ये जो है ये 18 माह के आसपास रहता है, ये 2 वर्ष रहता है, 2 वर्ष के आसपास दिखता है, और ये 7 वर्ष। और फिर इसके बाद वो अपनी परिपक्वता तक इसी के आधार पर अपना विकास, अपनी अनुभूतियों का प्रदर्शन करता है और इसी के आधार पर वो अपना विकास करता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सक्रियता में इन्होंने क्या कहा। दोस्तों इन्होंने सक्रियता को परिभाषित करते हुए, सक्रियता को समझाते हुए बताया कि बच्चा जो है वो अपनी अनुभूतियों को कार्यों के द्वारा बताता है। क्या बताया इन्होंने? कार्यों के द्वारा, एक्शन के द्वारा बताया। क्या एक्शन? जैसे उन्होंने कहा कि बच्चा जब दूध का बॉटल देखता है, जब वो अपनी भूख को प्रदर्शित करता है, जब वो दूध का बॉटल देखता है तो वो क्या करता है कि वो मुख को चलाने लगता है, वो हाथ पांव मारने लगता है, हाथ पांव फेंकने लगता है। ये इस तरह की सक्रियता, यानी जब वो दूध का बॉटल देखता है, उसको भूख लगती है, तो उसको अनुभूति करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए वो सक्रिय हो उठता है और उस रूप में वो अपने मुख को चलाने लगता है, जीभ को चुटकारने लगता है, या फिर वो हाथ पांव चलाने लगता है, किक करने लगता है हाथ पांव से। तो इस तरह से देखने वाला या उसके आसपास जो होता है वो समझ जाता है कि बच्चे को क्या लगी है, क्या इसको चाहिए, इसको भूख लगी है, क्योंकि इसने दूध के बॉटल को देख करके ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसा एक्शन करना शुरू कर दिया, उसमें एक सक्रियता आ गई, इसलिए ये पता चला कि बच्चे को भूख लगी है। ये सक्रियता है और इसको इन्होंने अनुभूति के प्रदर्शन का एक तरीका बताया, एक माध्यम बताया। दूसरा क्या है दोस्तों? दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा यानी आइकॉनिक में उन्होंने बताया दोस्तों, नंबर 2 आइकॉनिक। आइकॉनिक में इन्होंने बताया कि बच्चे के मन पर एक क्या होती है, छवि बन जाती है, एक प्रतिमा बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? एक प्रतिमा बन जाती है, और उसी प्रतिमा के आधार पर बच्चा क्या करता है, चीजों को पहचानने और उसके साथ किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया करने के या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने के योग्य हो जाता है। वो किसी चीज को वो देखता है और उसको देख करके वो अपने मन पर एक छवि बना लेता है, एक प्रतिमा बना लेता है, और उसी प्रतिमा के आधार पर वो आगे नई अनुभूतियां या आगे वो नई परिस्थिति में उसके आधार पर कार्य करना शुरू कर देता है। ये एक तरीका इन्होंने बताया संज्ञानात्मक विकास का, या किसी चीज को प्रदर्शित करने का, अपनी मानसिक प्रदर्शन का, अपनी अनुभूतियों के मानसिक प्रदर्शन का एक तरीका बताया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, तीसरा क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक, सिंबॉलिक तीसरा है और सबसे महत्वपूर्ण है, जो 7 वर्ष की अवस्था में दिखता है और परिपक्वता तक इसी आधार पर वो अपना विकास करता है। दोस्तों संकेत में उसने भाषा को अपना माध्यम बनाया। क्या बनाया? भाषा के रूप में उसने संकेत बनाया, और इसी भाषा के आधार पर उसने चीजों को समझना प्रयोग शुरू किया। इसी भाषा के आधार पर उसने शाब्दिक नियम, क्या दोस्तों? शाब्दिक नियम बनाना शुरू कर दिया, वर्बल रूल बनाना शुरू किया। और ये एक बड़ी चीज हो गई उसके जीवन में, कि चीजों को वो
भाषा के माध्यम से अपनी अनुभूतियों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, अपनी अनुभूतियों को दर्शाने का प्रयास किया भाषा के माध्यम से, और इसी भाषा के माध्यम से उसने एक वर्बल रूल बनाना शुरू कर दिया, और इसी वर्बल रूल को वो अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके आधार पर उसने अपना संज्ञानात्मक विकास आगे किया। इसको समझाने के लिए दोस्तों, इस चीज को समझाने के लिए ब्रूनर महोदय ने एक प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया, थोड़ा सा उसको हम लोग समझेंगे। उन्होंने दो तरह से चीजों को रखा, 5 साल से और 7 साल तक के बच्चों को उन्होंने रखा अपने प्रयोग में, और वहां पे उन्होंने दो तरह की परिस्थितियां क्रिएट की। एक परिस्थिति में उन्होंने देखा कि 5 साल का बच्चा जो है, सभी 5 साल के बच्चे वहां पे क्या हो गए, सक्षम हुए उस चीज को बताने में, वैसी परिस्थितियों को पार करने में, वैसी परिस्थितियों से, यानी उस समस्या का समाधान निकालने में 5 साल के बच्चे क्या हुए, गए सफल हो गए। समस्या समाधान में क्या हुआ, 5 साल के बच्चे सफल हुए, यानी 5 साल से ही 7 साल के भी बच्चे सफल हुए। दूसरी परिस्थिति थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी। यहां पे क्या था दोस्तों, जो परिस्थिति उन्होंने रखी थी, यहां पे दृश्य प्रतिमा से काम चलाना था, दृश्य प्रतिमा से काम चल जाने वाला था। इसलिए 5 साल के बच्चों ने भी वो काम कर लिया। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि दृश्य प्रतिमा जो है वो बच्चों में पहले आ जाती है, पहले निर्धारित हो जाती है, या पहले आ जाती है। क्या, दृश्य प्रतिमा का गुण आ जाता, दृश्य प्रतिमा आ जाती है उसमें। लेकिन जब दूसरी परिस्थिति में इन्होंने प्रयोग किया, तो इन्होंने देखा कि 5 साल के बच्चे, कोई भी बच्चा उस समस्या समाधान में भूमिका नहीं निभा पाया, यानी 5 साल का कोई भी बच्चा समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। 6 साल के कुछ बच्चे समस्या का समाधान निकाल पाए, और 7 साल के सभी बच्चों ने समस्या का समाधान निकाला। ठीक है, तो इसके आधार पर उन्होंने कहा, और यहां पे जो था वो दृश्य प्रतिमा से कार्य नहीं चलने वाला था। जो इन्होंने दूसरी चीज बताई थी, दूसरा तरीका बताया था, दृश्य प्रतिमा, यानी मन में किसी चीज की प्रतिमा को बना लेना, और उसी के आधार पर नई परिस्थिति में अपनी अनुभूतियों द्वारा काम करना, अपने स्ट्रक्चर द्वारा, जो एक मानसिक संरचना द्वारा। तो यहां पे उस मानसिक संरचना से काम नहीं चलना था। और जब बच्चे 7 साल के हो गए, तो उनके पास एक मानसिक संरचना थी, जो भाषा के द्वारा मानसिक संरचना उसने क्रिएट कर रखी थी। इसलिए 7 साल के सभी बच्चों ने वहां पे पक्षांतर का काम था। क्या था, उन्होंने जो समस्या दी थी, वहां पे दाहिने तरफ की चीजों को बाएं तरफ, और बाएं तरफ की वर्गीकृत चीजों को दाहिने तरफ करना था। ये कुछ वर्गीकृत चीजें थी, यहाँ कुछ छोटी चीजें थी, एक तरफ कुछ बड़ी चीजें थी। इन्होंने उसको बदल दिया, और फिर इन बच्चों से उसको सही करने के लिए कहा। तो 5 साल का कोई भी बच्चा नहीं कर पाया, 6 साल के कुछ बच्चे कर पाए, और 7 साल के सभी बच्चे किए। और 7 साल के बच्चों में भाषा विकास हो चुका था। 7 साल के बच्चों में भाषा विकास हो चुका था, एक बात। और दूसरी बात कि ये जो चीजें थी, ये दृश्य प्रतिमा से इसका काम चलने वाला नहीं था। इसलिए 5 साल का बच्चा यहां असफल हो गया। 6 साल के बच्चे जिनका भाषा विकास कुछ हुआ था, वो कुछ सफल हुए, और 7 साल के बच्चों का भाषा विकास हो चुका था, इसलिए सारे बच्चे यहां सफल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे भाषा के माध्यम से उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने एक शाब्दिक नियम बना रखा था। क्या था दोस्तों, शाब्दिक नियम। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। उन्होंने एक अपना शाब्दिक नियम बना रखा था, उन्होंने मन में ही सोच रखा था, मन में ही उन्होंने अपना शाब्दिक नियम बना रखा कि बाएं तरफ की बड़ी चीजों को दाहिने तरफ करना है, और दाहिने तरफ की बड़ी चीजों को बाएं तरफ करना है। ये उन्होंने अपने मन में ही एक शाब्दिक नियम, शब्द के माध्यम से एक नियम उन्होंने अपने पास रख लिया, अपने पास उसको बना लिया। और उसी चीज को उसने, जब समस्या सामने आई,
तो एक उसकी जो मानसिक संरचना बनी शब्द के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, उसी मानसिक संरचना का उसने अगली परिस्थिति में क्या कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, उसी में अप्लाई कर दिया उसको, और इस आधार पर उसने समस्या का समाधान निकाला। तो जीन ब्रूनर महोदय ने कहा, जीएस ब्रूनर ने कहा कि भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का एक माध्यम है। भाषा के माध्यम से बच्चे शाब्दिक नियम बना लेते हैं, जिस आधार पर वो अपने शाब्दिक नियम के आधार पर ही आगे अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। इन्होंने कुछ विशेषताएं इसकी बताई। इन्होंने कहा कि यद्यपि, ये समझने योग्य चीजें हैं, यद्यपि सक्रियता और दृश्य प्रतिमा, क्या बताया इन्होंने कि यद्यपि सक्रियता और दृश्य प्रतिमा ये दोनों शैशवावस्था में होता है। 2 वर्ष तक की बात थी, शैशवावस्था तक होता है, और इसके बाद जो था सांकेतिक जो था वो क्या है, वो 7 साल से लेकर के मैच्योरिटी तक होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि इसका यह मतलब नहीं है कि बड़े होने पर लोग सक्रियता और दृश्य प्रतिमा का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े होने पर भी लोग सक्रियता और दृश्य प्रतिमा का उपयोग करते हैं, उनके उपयोग का तरीका दूसरा होता है, और उनका जो भाषा विकास है वो बेहतर तरीके से हो जाता है, इसलिए वो अपने भाषा के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, भाषा के माध्यम से वो शाब्दिक नियम बना करके और वो अपना विकास, अपनी परिपक्वता तक पूर्ण करते हैं। इस तरह से ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व पर बल डाला। क्या किया दोस्तों, भाषा के महत्व पर बल डाला, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वो शाब्दिक नियम बना करके और अपना वो कार्य आगे करते हैं और अपना विकास, संज्ञानात्मक विकास वो करते हैं। इस तरह से इन्होंने बताया। अब पियाजे महोदय और इनमें थोड़ा सा अंतर दिखा दोस्तों। क्या अंतर है, आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जब चीजें जो है वो कंपैरेटिवली पढ़ी जाती हैं तो ज्यादा समझ में आती हैं। जीएस ब्रूनर, क्या हुआ, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया। इन्होंने किस चीज को महत्व दिया था दोस्तों, इन्होंने बताया कि परिपक्वता महत्वपूर्ण है, इन्होंने बताया अनुभव महत्वपूर्ण है। यद्यपि इन्होंने संकेत और प्रतिमा को इन्होंने भी महत्व दिया था। आप लोगों ने देखा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन्होंने बताया था कि मां की आवाज को सुन करके बच्चा क्या करता है, उसकी प्रतिमा अपने मन में बना लेता है, जो इनकी प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था थी 2 से 4 साल तक की, इन्होंने माना था। लेकिन दोस्तों इनकी और इनके बीच में कंट्राडिक्शन, यानी इनके और इनके सिद्धांत में अलगाव उस समय हो जाता है जब इन्होंने कहा कि भाषा क्या है, भाषा महत्वपूर्ण है। क्या है, इन्होंने लैंग्वेज को महत्वपूर्ण बताया दोस्तों, ठीक है। लेकिन पियाजे महोदय ने लैंग्वेज को महत्व नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसी भाषा आती है तो इसका मतलब है कि वो अपरिपक्व है, परिपक्वता नहीं है, और वहां पे अहम केंद्रित भावना है, अहम केंद्रिता है, इसलिए इस भाषा का संज्ञानात्मक विकास में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। इस तरह से दोस्तों पियाजे और जीएस ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को आप लोगों ने समझा, आप लोगों ने देखा कि कौन सी विशेषता है दोनों के संज्ञानात्मक विकास में और किस तरह से भाषा को लेकर के अंतर है दोनों लोगों में। इन्होंने भाषा, जीएस ब्रूनर ने भाषा के महत्व को दर्शाया, भाषा के महत्व को इन्होंने स्थान दिया, और इन्होंने भाषा के महत्व को स्थान न देकर के पियाजे महोदय ने बताया कि परिपक्वता, अनुभव, संकेत, प्रतिमा, इन सब चीजों को इन्होंने, और खास करके परिपक्वता और अनुभव को इन्होंने महत्व दिया। और इन्होंने बताया कि जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो उसके पूर्व परिस्थिति में लिया गया अनुभव उस परिपक्वता के साथ अंतःक्रिया करती है, उससे भी बच्चा जो है अपने वातावरण में स्वतः क्रिया करके
वो आगे बढ़ता जाता है और संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। जबकि इन्होंने बताया कि भाषा के माध्यम से वो अंतःक्रिया करता है या फिर वो शाब्दिक नियम बना लेता है और उस नियम के आधार पर वो आगे अंतःक्रिया करने और अनुभव लेने के योग्य हो जाता है और अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जीएस ब्रूनर और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास क्या है। इसके आगे की वीडियो में, अब यहीं पे वीडियो ये समाप्त की जाती है दोस्तों, इसके आगे की वीडियो में हम लोग ल्यू वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से ल्यू वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के विषय में अपनी क्या धारणा व्यक्त की है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।